हम सम्राट हर्षवर्धन के विषय में पढ़ेंगे। और सम्राट हर्षवर्धन को वैसे तो इतिहासकारों के का एक वर्ग है जिसने सम्राट हर्षवर्धन को उत्तर भारत का अंतिम महान हिंदू शासक घोषित किया है। उत्तर भारत का अंतिम महान हिंदू सम्राट। तो इतिहासकारों का एक ऐसा वर्ग है जिसने हर्षवर्धन को उत्तर भारत का अंतिम महान हिंदू सम्राट घोषित किया है। हालांकि जब हम हर्षवर्धन के धार्मिक जीवन के विषय में पढ़ेंगे तो हम जान पाएंगे कि असल में हर्षवर्धन स्वयं में एक बौद्ध अनुयायी था। उसने बौद्ध धर्म को अपना लिया था और बौद्ध धर्म के महायान शाखा को उसने अपनाया था। तो वो स्वयं तो बौद्ध धर्म का अनुयायी था, लेकिन इतिहासकारों का एक वर्ग है वो इसको उत्तर भारत का अंतिम महान हिंदू सम्राट कहता है। तो एक इतिहासकारों के एक वर्ग की ऐसी राय है। तो हम आइए सम्राट हर्षवर्धन को पढ़ें। उससे पहले थोड़ा सा हम जानते हैं पृष्ठभूमि को। हमने आपको पहले बताया था कि 550 ईस्वी के आसपास आकर के गुप्त साम्राज्य खत्म हो जाता है। और 550 में जब गुप्त साम्राज्य खत्म हो जाता है तो हमने पहले भी आपको बताया था, जब मौर्य साम्राज्य पढ़ाया था तब हमने आपको बताया था कि जब भी इतिहास में जब किसी बड़े साम्राज्य का विघटन होता है, जब कोई बड़ा साम्राज्य खत्म होता है तो उसकी जगह पे छोटे छोटे राज्यों का उदय हो जाता है। ये उदय कई कारणों से होता है। एक तो केंद्रीय शासक के कमजोर होने से उसके कुछ अधिकारी अपने आप को स्वतंत्र कर लेते हैं, उसके अधीन के जो गवर्नर होते हैं वो भी अपने आप को स्वतंत्र कर लेते हैं, उसके अधीनस्थ सामंत अपने आप को स्वतंत्र कर लेते हैं। तो इन वजहों से स्वतंत्र राज्यों का उदय होता है। 550 ईस्वी में जब गुप्त साम्राज्य का पतन हो गया तो गुप्त साम्राज्य के पतन के बाद भी भारत में फिर से कई छोटे छोटे राज्यों का उदय होता है। अगर हम इन राज्यों की बात करें तो आपको पता चलेगा कि अगर आप पश्चिम भारत में देखें तो वल्लभी जो कि गुजरात में है, वहां मैत्रक वंश का शासन स्थापित होता है। मैत्रक वंश का शासन स्थापित होता है वल्लभी में। अगर आप पूरब में देखें, तो असम में बर्मन वंश का शासन स्थापित होता है। बंगाल जिसको उस समय गौड़ के नाम से जाना जाता है, वहाँ भी एक शशांक वहाँ का शासक होता है हर्षवर्धन के समय में, और वहाँ भी एक नए वंश की स्थापना होती है गौड़ में। इसी तरह अगर आप बिहार की बात करें तो बिहार का कुछ हिस्सा ये जो बंगाल का शासक होता है इसके अधीन आ जाता है, और कुछ हिस्सा जो मगध का शासक वहाँ मालवा का शासक होता है उसके अधीन आ जाता है। तो इस तरह बिहार में भी इस तरह का डिवीजन होता है। अगर आप इसी तरह अगर आप इधर देखें हरियाणा में एक थानेश्वर को राजधानी बना करके एक वंश की स्थापना होती है जिसको हम वर्धन वंश कहते हैं। तो इस तरह से पूरे भारत में, और उसके अलावा अगर वर्तमान के पंजाब और पाकिस्तान वाले हिस्से में हूनों का शासन स्थापित होता है। हमने आपको गुप्त वाले चैप्टर में पढ़ाया था कि कुमार गुप्त और स्कंद गुप्त के समय में भारत पर हूनों का आक्रमण होता है, और गुप्त साम्राज्य के पतन का एक कारण भी हून आक्रमण होता है। तो जब गुप्त साम्राज्य कमजोर होता है तो उसके पश्चिम वाले हिस्से पंजाब और वर्तमान पाकिस्तान वाले हिस्से पर हूनों का शासन स्थापित हो जाता है। अगर आप दक्षिण भारत में बात करें जहां सातवाहनों के बाद वाकाटक वंश का शासन स्थापित हुआ था, तो वहां पे अब इस समय गुप्त साम्राज्य के पतन के बाद चालुक्य वंश का शासन वहां पे नजर आता है। तो इस तरह भारत के अलग अलग हिस्सों में अलग अलग छोटे छोटे राज्य और राजवंशों का शासन स्थापित हो जाता है। हम जिसकी बात कर रहे हैं सम्राट हर्षवर्धन, वो आपका वर्धन वंश का शासक था। सम्राट हर्षवर्धन वर्धन वंश का शासक था। तो अब आइए हम सम्राट हर्षवर्धन के विषय में जानते हैं। सबसे पहले हम थोड़ा सा इनके प्रारंभिक जीवन के विषय में जानते हैं।
ठीक है, जो हमने थानेश्वर बताया आपको, इसी थानेश्वर में, थानेश्वर को केंद्र बना करके एक व्यक्ति था पुष्यभूति। पुष्यभूति पुष्यभूति नामक एक व्यक्ति ने थानेश्वर को, पुष्यभूति नाम का जो व्यक्ति था वो गुप्त साम्राज्य के अधीन एक अधीनस्थ शासक के रूप में उसी इलाके में शासन कर रहा था। जब गुप्त साम्राज्य का पतन हुआ तब इसने अपने आप को स्वतंत्र कर लिया और एक स्वतंत्र राज्य की स्थापना की। इसका राजधानी कहाँ था? थानेश्वर। ये थानेश्वर कहाँ? वर्तमान हरियाणा में। तो वर्तमान हरियाणा के इलाके में ही ये पुष्यभूति ने वर्धन वंश की स्थापना की और उसी वर्तमान हरियाणा के इलाके में ही इसका, वर्तमान में जो हरियाणा में अंबाला शहर है वही इसका थानेश्वर उसी के पास है और वही इसके राज्य का केंद्र था। तो पुष्यभूति नामक व्यक्ति ने वर्धन वंश की स्थापना की। क्योंकि ये वर्धन वंश, पुष्यभूति ने वर्धन वंश की स्थापना की और चूंकि इस वंश की स्थापना पुष्यभूति ने की थी, इसीलिए इस वंश को पुष्यभूति वंश के नाम से भी जाना जाता है। पुष्यभूति वंश के भी नाम से जाना जाता है। तो पुष्यभूति वंश का शासन स्थापित हुआ कहाँ? थानेश्वर को राजधानी बनाकर वर्तमान हरियाणा और उसके आसपास के इलाकों में। अब ये जो वर्धन वंश का या पुष्यभूति वंश का जो संस्थापक था पुष्यभूति, उसका नाम क्या था? पुष्यभूति। पुष्यभूति वंश का जो या वर्धन वंश का जो संस्थापक था उसका नाम था पुष्यभूति। इस पुष्यभूति का 2 पुत्र था। इसी पुष्यभूति का एक पुत्र था, इस पुष्यभूति का ही एक पुत्र था प्रभाकर वर्धन, जो कि प्रभाकर वर्धन था, जो कि पुष्यभूति के बाद गद्दी पर बैठता है। और इस प्रभाकर वर्धन के 2 पुत्र थे, एक राज्यवर्धन, दूसरा हर्षवर्धन और तीसरा इसकी एक बेटी थी जिसका नाम था राज्यश्री। तो पुष्यभूति का पुत्र था प्रभाकर वर्धन और प्रभाकर वर्धन के 2 पुत्र थे, राजवर्धन, हर्षवर्धन और एक पुत्री थी राज्यश्री। इतना हमने जाना कि गुप्त साम्राज्य के पतन के बाद हरियाणा के इलाके में वर्धन वंश की स्थापना हुई। उसकी स्थापना पुष्यभूति नाम के व्यक्ति ने की। वह पुष्यभूति पहले गुप्त साम्राज्य के अधीन ही एक अधीनस्थ सामंत के रूप में कार्य कर रहा था। चूंकि वर्धन वंश की स्थापना, चूंकि इस वर्धन वंश की स्थापना पुष्यभूति ने की थी, इसीलिए वर्धन वंश को पुष्यभूति वंश के नाम से भी जाना जाता है। बीपीएससी में एक बार ये क्वेश्चन पूछा गया था कि वर्धन वंश को निम्नलिखित में से किस दूसरे नाम से जाना जाता है, तो उसका आंसर यही पुष्यभूति वंश, क्योंकि इस वंश का जो संस्थापक था उसका नाम पुष्यभूति था। अब जब पुष्यभूति के बाद उस वर्धन वंश का शासक बनता है प्रभाकर वर्धन, जो कि पुष्यभूति का पुत्र था। और प्रभाकर वर्धन के 2 पुत्र थे, एक राज्यवर्धन, दूसरा हर्षवर्धन और एक इसकी बेटी थी राज्यश्री। तो प्रभाकर वर्धन के मृत्यु के पश्चात इसका पुत्र, बड़ा पुत्र राज्यवर्धन वर्धन वंश की गद्दी पर बैठता है। राज्यवर्धन वर्धन वंश की गद्दी पर बैठता है और जो इसकी बेटी है राज्यश्री, इसका विवाह उस समय मालवा के शासक देवगुप्त के साथ होता है। मालवा में गुप्त वंश का शासन रहता है, ये वो गुप्त नहीं है, ये दूसरा, इसको उत्तर गुप्त के नाम से जाना जाता है, उत्तर गुप्त वंश। तो उत्तर गुप्त वंश का शासन रहता है और यहाँ का शासक होता है देवगुप्त। और इसी तरह इसी समय एक और वंश होता है कनौज में। कनौज का एक, जो वर्तमान कनौज, जो कि वर्तमान में उत्तर प्रदेश में है, कनौज जो कि वर्तमान में उत्तर प्रदेश में है। तो इस कनौज में भी कनौज को राजधानी बना करके एक वंश की स्थापना होती है, उसका नाम होता है मौखरी वंश। ये सारे वंश है जो गुप्त साम्राज्य के पतन के बाद अस्तित्व में आते हैं। तो कनौज में मौखरी वंश का शासक होता है, मौखरी वंश का शासन होता है। इसी वंश का एक शासक होता है ग्रहवर्मा।
ये भी क्वेश्चन पूछा गया है कि ग्रह वर्मा किस वंश का शासक था। तो मौखरी वंश का एक शासक होता है ग्रह वर्मा। तो जो प्रभाकर वर्धन की पुत्री है राज्यश्री, इसका विवाह इसी ग्रह वर्मा के साथ होता है। इसका विवाह इसी ग्रह वर्मा के साथ होता है, ये स्थिति है। और प्रभाकर वर्धन के बाद उसका बड़ा पुत्र राजवर्धन गद्दी पर बैठता है। उसकी पुत्री राजश्री का विवाह मौखरी वंश के शासक ग्रह वर्मा के साथ होता है। ये कनौज, हाँ, कनौज में मौखरी वंश का शासन होता है और उसी के ग्रह वर्मा के साथ इसका विवाह होता है। अब क्या होता है कि जो मौखरी वंश है, इसका एक दुश्मन होता है जो कि मालवा में शासन कर रहा होता है, जिसको उत्तर गुप्त वंश कहा जाता है। मालवा में उत्तर गुप्त वंश का शासन होता है। उत्तर गुप्त वंश, उत्तर गुप्त वंश, गुप्त वंश, उत्तर गुप्त वंश का शासन मालवा में रहता है। और ये मालवा में उत्तर गुप्त वंश का इस वक्त जो शासक रहता है उसका नाम होता है देवगुप्त। देवगुप्त, देवगुप्त। उत्तर गुप्त वंश का शासक होता है देवगुप्त। अब क्या है कि जो कनौज है और मालवा है, ये लगभग आसपास का राज्य होता है। तो कनौज के मौखरी वंश के शासक और मालवा के उत्तर गुप्त वंश के शासक के बीच में एक प्रतिद्वंदिता होती है। तो एक बार क्या होता है कि जब ये मौखरी उत्तर गुप्त वंश में जब देवगुप्त शासक बनता है, तो ये क्या करता है कि मौखरी वंश के शासक ग्रह वर्मा के ऊपर आक्रमण करता है और ग्रह वर्मा की हत्या कर देता है। तो देवगुप्त उत्तर गुप्त वंश का शासक देवगुप्त मौखरी वंश पे आक्रमण करता है। मौखरी जो कि कनौज में जिसका शासन था, और उस वंश के शासक ग्रह वर्मा की हत्या कर देता है। हत्या करने के बाद इसकी जो पत्नी है राज्यश्री, उसको बंदी बना करके जेल में डाल देता है। उसको बंदी बना करके जेल में डाल देता है। इतनी बात हो गई। अब ये सब उसी समय होता है जिस समय राज्यवर्धन गद्दी पर बैठता है। मतलब एक तरफ राज्यवर्धन गद्दी पर बैठता है और दूसरी तरफ उसकी बहन के साथ इस तरह की घटना होती है कि उसके पति को हत्या कर दी जाती है और उसे बंदी बनाकर जेल में डाल दिया जाता है। तो इसी के लिए अब इसका बदला लेने के लिए राज्यवर्धन निकलता है और वो जाता है मालवा नरेश पर आक्रमण करता है। मालवा के जो शासक है देवगुप्त उसके ऊपर वो आक्रमण करता है और आक्रमण करके देवगुप्त को पराजित करता है और मार डालता है। लेकिन देवगुप्त की इस वक्त जो गौड़ है बंगाल में, जिस गौड़ जिसको हम वर्तमान में बंगाल कहते हैं, तो यहाँ पे शशांक शासक होता है। शशांक नाम का शासक होता है। इस शशांक की दोस्ती देवगुप्त के साथ रहती है। तो शशांक क्या करता है, राज्यवर्धन के साथ एक छलावा करता है, एक दिखावे का मित्रता करता है और राज्यवर्धन को अपने यहाँ आमंत्रित करता है और धोखे से राज्यवर्धन की हत्या कर देता है। तो इस तरह राज्यवर्धन की मृत्यु हो जाती है। अब राज्यवर्धन की मृत्यु के बाद 606 ईस्वी में हर्षवर्धन वर्धन वंश की गद्दी पर बैठता है। हर्षवर्धन वर्धन वंश की गद्दी पर बैठता है। अब यहाँ से असल चीज शुरू होता है। हर्षवर्धन की असली स्टोरी यहाँ से शुरू होती है। 606 ईस्वी में हर्षवर्धन अपने बड़े भाई की हत्या के बाद वर्धन राजवंश की गद्दी पर बैठता है। और जब वो वर्धन राजवंश की गद्दी पर बैठता है तो उस समय उसकी जो बहन होती है, जो कि मौखरी वंश के शासक ग्रह वर्मा के साथ जिसका ब्याह हुआ रहता है और जिसकी हत्या कर दी रहती है मौखरी वंश के ग्रह वर्मा के द्वारा, तो हर्षवर्धन सबसे पहले निकलता है अपनी बहन को जेल से निकालने के लिए। तो ये आगे की तरफ जाता है, लेकिन जब ये जाता है तो रास्ते में इसे ये समाचार मिलता है कि इसकी जो बहन है वो जेल से निकल करके और किसी जंगल, विंध्य के जंगल की तरफ जा चुकी है अपने आप को सती करने के लिए। तब ये हर्षवर्धन जो है दिवाकर मित्र की सहायता से, दिवाकर मित्र एक बौद्ध भिक्षु होता है, दिवाकर मित्र की सहायता से विंध्य के जंगल से अपनी बहन को खोज निकालता है, उसको वापस लाता है और अपनी बहन को मौखरी वंश की गद्दी पर फिर से स्थापित करता है
और अपनी राजधानी, जो कि उसकी राजधानी अब तक थानेश्वर थी, उसको अब कन्नौज में अपनी नई राजधानी बनाता है। कन्नौज में अपनी नई राजधानी बनाता है। यानी कि अब जो मौखरी वंश था जिसका शासन कन्नौज में था, वो वंश भी हर्षवर्धन के साम्राज्य के अंतर्गत आ जाता है और हर्षवर्धन थानेश्वर की जगह कन्नौज को अपनी दूसरी राजधानी बना लेता है। इसके बाद हर्षवर्धन गद्दी पर बैठ गया। अब हर्षवर्धन गद्दी पर बैठने के बाद अपना नाम शीलादित्य रखता है। ये एग्जाम में पूछा जाता है कि शीलादित्य के नाम से किस शासक को जाना जाता है। तो जब हर्षवर्धन गद्दी पर बैठता है तो वो अपना नाम बदल के शीलादित्य रख लेता है। तो हर्षवर्धन को ही शीलादित्य के नाम से जाना जाता है। तो इतना हमने देखा कि हर्षवर्धन अब वर्धन राजवंश की गद्दी पर बैठ चुका है। जो कन्नौज का मौखरी वंश है, उसका जो राज्य है वो भी अब हर्षवर्धन के साम्राज्य के अधीन आ चुका है और हर्षवर्धन थानेश्वर की जगह कन्नौज को अपनी राजधानी बना चुका है। इतना हम जान गए। अब हम देखते हैं कि जब हर्षवर्धन गद्दी पर बैठ जाता है तो उस समय के जो दूसरे शासक थे भारत के, अलग अलग पश्चिम, पूरब, दक्षिण के जो राज्य थे, उन राज्य में जो शासक थे, उन शासकों के साथ उसके किस तरह के संबंध थे। इनमें से कुछ शासकों के साथ उसने युद्ध किया और युद्ध में उसको पराजित किया। कुछ शासकों के साथ उसने मित्रता, मैत्रीपूर्ण संबंध स्थापित किया और दक्षिण के शासक जो चालुक्य वंशी शासक थे पुलकेशिन द्वितीय, उसके हाथों उसे पराजय का सामना भी करना पड़ता है। तो आइए अब हम एक एक करके इसको देखते हैं। समकालीन शासकों के साथ हर्षवर्धन के जो संबंध थे वो क्या थे। सबसे पहले हम देखते हैं कि जब हर्षवर्धन के समय, हमने आपको पहले भी बताया कि अलग अलग हिस्सों में अलग अलग राज्यों की स्थापना हुई। तो जो बल्लभी है, बल्लभी, यहाँ मैत्रक वंश का शासन था। बल्लभी में मैत्रक वंश का शासन था और ध्रुवसेन द्वितीय यहाँ का शासक था। ध्रुवसेन द्वितीय, ध्रुवसेन द्वितीय यहाँ का शासक था बल्लभी का। ये बल्लभी गुजरात में है और गुजरात और उसके आसपास का इलाके पे ही मैत्रक वंश का शासन था और हर्षवर्धन के समय में ध्रुवसेन द्वितीय यहाँ का शासक था। हर्षवर्धन ने ध्रुवसेन द्वितीय के ऊपर आक्रमण किया, ध्रुवसेन द्वितीय को पराजित किया और पराजित करने के बाद इसके साम्राज्य को अपने साम्राज्य का हिस्सा बना लिया। लेकिन साथ ही ध्रुवसेन द्वितीय को पराजित करने के बाद हर्षवर्धन ने अपनी पुत्री का विवाह भी ध्रुवसेन द्वितीय के साथ कर दिया। तो इस तरह ध्रुवसेन द्वितीय के साथ, पहले तो ध्रुवसेन द्वितीय को पराजित किया, उसके राज्य को अपने साम्राज्य में मिला लिया और फिर उसके साथ एक वैवाहिक संबंध भी स्थापित कर लिया। दूसरा है गौड़ नरेश शशांक। गौड़, जिसको हम वर्तमान में बंगाल कहते हैं, उसको उस समय गौड़ के नाम से जाना जाता था, वहां का शासक था शशांक। हर्षवर्धन ने गौड़ नरेश शशांक को पराजित किया, लेकिन पराजित करने के बावजूद भी उसके साम्राज्य पे कब्जा नहीं कर पाया। बाद में जब 637 ईस्वी में शशांक की मृत्यु हो जाती है, उसके बाद जो शशांक का साम्राज्य होता है, जिसके अंतर्गत वर्तमान बंगाल, उड़ीसा और बिहार का भी एक बड़ा हिस्सा शामिल होता है, तो वो जो साम्राज्य था उस पे हर्षवर्धन का अधिकार हो जाता है। इस समय कामरूप, जिसको हम वर्तमान में असम के नाम से जानते हैं, कामरूप, जिसको हम वर्तमान में असम के नाम से जानते हैं, कामरूप में वर्मन वंश का शासन था और भास्कर वर्मा कामरूप का शासक था। तो भास्कर वर्मा, जैसे ही हर्षवर्धन गद्दी पर बैठता है, भास्कर वर्मा अपना एक दूत हर्षवर्धन के दरबार में भेजता है और भास्कर वर्मा के इस दूत का नाम था हंसबेग। तो भास्कर वर्मा हंसबेग नामक एक दूत हर्षवर्धन के दरबार में भेजता है और इस तरह भास्कर वर्मा और हर्षवर्धन के बीच मैत्री संबंध स्थापित हो जाता है। दक्षिण भारत में चालुक्य वंश का शासन होता है, चालुक्य वंश, और यहाँ हर्षवर्धन के समय में चालुक्य वंश की गद्दी पर पुलकेशिन द्वितीय रहता है। पुलकेशिन द्वितीय यहाँ का शासक होता है, चालुक्य वंश का शासक।
हर्षवर्धन पुलकेशिन द्वितीय के ऊपर आक्रमण करता है और नर्मदा नदी के तट पर हर्षवर्धन और पुलकेशिन द्वितीय के बीच युद्ध होता है। नर्मदा नदी के तट पर हर्षवर्धन और पुलकेशिन द्वितीय के बीच एक युद्ध होता है। इस युद्ध में हर्षवर्धन पराजित होता है। हर्षवर्धन की पराजय होती है इस युद्ध में और पुलकेशिन द्वितीय विजयी होता है। इसकी जानकारी हर्षवर्धन और पुलकेशिन द्वितीय के बीच जो युद्ध हुआ जिसमें हर्षवर्धन की पराजय हुई थी, इसकी जानकारी हमें ऐहोल अभिलेख से प्राप्त होती है। ऐहोल अभिलेख से प्राप्त होती है। हर्षवर्धन और पुलकेशिन द्वितीय के बीच जो युद्ध हुआ जिसमें हर्षवर्धन पराजित हुआ, इसकी जानकारी ऐहोल अभिलेख से प्राप्त होती है। और ये ऐहोल अभिलेख जिसने लिखा था, ऐहोल अभिलेख जिसने लिखा उसका नाम है रवि कीर्ति इसके लेखक है ऐहोल अभिलेख के। और ये पुलकेशिन द्वितीय के ही दरबारी थे और जैन विद्वान थे। रवि कीर्ति एक जैन विद्वान थे और पुलकेशिन द्वितीय के ही दरबारी थे। उन्हीं ने ऐहोल अभिलेख को लिखा है और इसी ऐहोल अभिलेख से यह जानकारी प्राप्त होती है कि हर्षवर्धन को पुलकेशिन द्वितीय ने नर्मदा नदी के तट पे पराजित किया था। हर्षवर्धन ने कश्मीर और नेपाल को भी जीतकर अपने साम्राज्य का हिस्सा बनाया। तो हर्षवर्धन जब पूरे उत्तर भारत को जीत करके अपने साम्राज्य का हिस्सा बना लिया तो उसने उत्तरापथ स्वामी की उपाधि धारण की। उसने उत्तरापथ स्वामी की उपाधि धारण की। हर्षवर्धन ने जब दक्षिण भारत में तो पुलकेशिन द्वितीय से पराजित हो गया बाद में, लेकिन उत्तर भारत के संपूर्ण हिस्से पर उसने अपना अधिकार कर लिया, जिसमें कश्मीर भी उसके साम्राज्य का हिस्सा था, नेपाल भी उसके साम्राज्य का हिस्सा था, बंगाल, उड़ीसा, बिहार और कामरूप जो असम है वहां का शासक उसका मित्र ही था। तो इस तरह पूरे उत्तर भारत पर हर्षवर्धन का शासन स्थापित हो गया और पूरा उत्तर भारत जो कि गुप्त साम्राज्य के पतन के बाद बिखर चुका था और यहाँ कई राज्य स्थापित हो गए थे, वो पूरा उत्तर भारत फिर से हर्षवर्धन के नेतृत्व में एक इकाई के अंतर्गत संगठित हो जाता है। और इस तरह उत्तर भारत को एक इकाई के रूप में अपने शासन के अधीन लाने के बाद हर्षवर्धन ने उत्तरापथ स्वामी की उपाधि धारण की। इसका अर्थ ही होता है उत्तरापथ का मालिक। अब हम हर्षवर्धन के धर्म को देखते हैं। हर्षवर्धन का धर्म, तो हर्षवर्धन के कुल और परिवार के लोग शिव को मानने वाले थे, शिव के उपासक थे, पहले से शिव को मानते थे। तो प्रारंभ में हर्षवर्धन भी शिव का ही उपासक था, लेकिन बाद में जैसा कि हमने बताया था कि एक बौद्ध भिक्षु था दिवाकर मित्र, उसने हर्षवर्धन की बहुत मदद की थी जब वो अपने बहन की तलाश में विंध्य के जंगलों में भटक रहा था। तो हर्षवर्धन दिवाकर मित्र से प्रभावित हुआ। बाद में जब आप जानते हैं कि हर्षवर्धन के समय में ही फाहियान जो एक चीनी यात्री था वो भारत आया था। तो फाहियान के संपर्क में आकर के फाहियान से प्रभावित होकर के हर्षवर्धन ने बौद्ध धर्म की महायान शाखा को अपना लिया। हर्षवर्धन किसको अपनाया था? बौद्ध धर्म के महायान शाखा को। हर्षवर्धन ने बौद्ध धर्म के महायान शाखा बौद्ध धर्म वाले चैप्टर में हमने बताया था कि कैसे बौद्ध धर्म दो संप्रदाय में विभाजित हो गया था, हीनयान और महायान में। तो जो महायान संप्रदाय था बौद्ध धर्म का, उसी को सम्राट हर्षवर्धन ने फाहियान से प्रभावित होकर के अपना लिया। अब ये महायान शाखा को अपनाया और इस महायान बौद्ध धर्म के महायान संप्रदाय जो था, इसके सिद्धांतों का प्रचार करने के लिए हर्षवर्धन ने अपनी राजधानी कनौज में एक धर्म सम्मेलन का आयोजन करवाया था। इस धर्म सम्मेलन का आयोजन करवाया गया और इस धर्म सम्मेलन में फाहियान उपस्थित था जो कि एक चीनी यात्री था, और इसके अलावा जो कामरूप का शासक भास्कर वर्मा था वो भी उपस्थित था।
इसके अलावा इतिहासकार बताते हैं कि लगभग 20 बाहरी देशों के शासक भी इस धर्म सम्मेलन में शामिल हुए थे। तो एक बहुत बड़ा धर्म सम्मेलन का आयोजन किया गया था, कहाँ? कन्नौज में। और इसका उद्देश्य क्या था? इसका उद्देश्य था बौद्ध धर्म के महायान संप्रदाय जो था उसके सिद्धांत और उसके जो विचार थे उसका प्रचार प्रसार करना। यहाँ पे इतिहासकार बताते हैं कि हर धर्म के लोगों को बुलाया गया था ताकि अलग अलग धर्म के लोग अपने अपने विचार को सामने रख सके। उसमें जो फाहियान था उसने अपने विचार सामने रखे और ये बताया जाता है कि फाहियान के जो विचार थे बौद्ध धर्म से जुड़े हुए उसको कोई खंडन उसका नहीं कर पाया। यानी किसी के अंतर्गत इतना तर्क नहीं था या किसी के अंतर्गत ये क्षमता नहीं थी कि वो फाहियान के विचारों का खंडन कर सके। बताया जाता है कि इससे गुस्सा करके जो दूसरे धर्म के लोग थे उसने फाहियान के ऊपर हमला भी किया और बताया जाता है कि ये जानलेवा हमला था लेकिन किसी तरह फाहियान बच गया। और इससे गुस्सा करके कहा जाता है कि हर्षवर्धन ने लगभग 500 ब्राह्मणों की हत्या कर दी क्योंकि उन लोगों ने फाहियान के ऊपर जानलेवा हमला किया था। बाद में बताया जाता है कि जो वहां मंडप बनाया गया था उस मंडप में भी ब्राह्मण धर्म के लोगों के द्वारा आग लगा दिया गया था। तो ये कन्नौज का एक धर्म सम्मेलन था। फिर एक दूसरा धर्म सम्मेलन भी हर्षवर्धन ने प्रयाग में आयोजित करवाया था। प्रयाग, जिसको हम प्रयाग में, तो यह आप ध्यान रखिएगा कि हर्षवर्धन ने बौद्ध धर्म के महायान संप्रदाय के प्रचार के लिए 2 विशाल धर्म सम्मेलन का आयोजन करवाया था। पहला कन्नौज में और दूसरा प्रयाग में। प्रयाग में जो धर्म सम्मेलन आयोजन करवाया गया था वहां पे हम हर्षवर्धन ने उस धर्म सम्मेलन के आखिर में अपना सब कुछ दान कर दिया और बताया जाता है उसकी अपना जो भी निजी संपत्ति थी सब कुछ दान कर दिया और बताया जाता है कि वो अपना जो कपड़ा पहना हुआ था उसके अलावा उसने सब कुछ दान कर दिया। सम्राट हर्षवर्धन बौद्ध धर्म जो नालंदा में विश्वविद्यालय था, नालंदा विश्वविद्यालय जो बौद्ध धर्म के महायान शाखा का ही जहाँ मुख्य रूप से केंद्र था। वो अगर आपसे पूछे कि नालंदा विश्वविद्यालय बौद्ध धर्म के किस शाखा का केंद्र, वहां पे मुख्य रूप से बौद्ध धर्म के महायान शाखा की ही पढ़ाई होती थी। तो हर्षवर्धन ने नालंदा विश्वविद्यालय के लिए भी गांव दान में दिए थे। इसके अलावा सम्राट हर्षवर्धन के समय में नालंदा विश्वविद्यालय के जो कुलपति थे उनका नाम था शीलभद्र। उनका नाम था शीलभद्र। तो ये आप याद रखिएगा कि सम्राट हर्षवर्धन के समय में नालंदा विश्वविद्यालय के जो कुलपति थे वो थे शीलभद्र। और फाहियान का जिक्र हमने किया ही। फाहियान एक चीनी यात्री था जो 629 ईस्वी में चीन से भारत के लिए प्रस्थान किया। 630 ईस्वी में वो भारत पहुंचा और 645 ईस्वी तक वो भारत में रहा। 645 ईस्वी तक भारत में रहा। उसने नालंदा विश्वविद्यालय का व्यापक वर्णन किया है। वो बताता है कि नालंदा विश्वविद्यालय में लगभग 10,000 छात्र पढ़ा करते थे और उसमें दुनिया के कई देशों के छात्र आकर के पढ़ा करते थे। ऐसा वर्णन फाहियान के विवरण से प्राप्त होता है। फाहियान सम्राट हर्षवर्धन के बारे में एक और चीज बताता है कि सम्राट हर्षवर्धन की जो भी अपनी निजी आय थी या उसकी जो भी कुल आय थी, निजी आय और राजकीय आय, सारे आय जो थे उसको वो 4 हिस्सों में बांट दिया करता था। उसका एक हिस्सा वो अपने दरबार में खर्च करता था, जो दरबार और दरबारी लोग थे और जो दरबार का खर्च होता था उसके ऊपर खर्च करता था। दूसरा हिस्सा वो विद्वानों के ऊपर खर्च करता था। तीसरा हिस्सा वो अधिकारियों के वेतन के ऊपर खर्च करता था और चौथा जो शेष बच जाता था उसको वो धार्मिक क्रियाकलाप के ऊपर खर्च करता था। इस तरह सम्राट हर्षवर्धन की जो आय थी, राजकीय आय, वो 4 हिस्सों में बांटकर खर्च की जाती थी। दरबार के ऊपर, विद्वान के ऊपर, वेतन पर और धार्मिक कार्यों में। अब हम आते हैं साहित्य के ऊपर। सम्राट हर्षवर्धन को साहित्यकार सम्राट कहा जाता है। सम्राट हर्षवर्धन को साहित्यकार सम्राट के नाम से जाना जाता है। साहित्यकार सम्राट के नाम से सम्राट हर्षवर्धन को साहित्यकार सम्राट के नाम से जाना जाता है। सम्राट हर्षवर्धन साहित्य प्रेमी था और साहित्यकारों को अपने दरबार में संरक्षण प्रदान किया था। जिन साहित्यकारों को अपने दरबार में संरक्षण प्रदान किया था उसमें वानभट्ट प्रमुख था।
बाणभट्ट जिसने हर्षचरित की रचना की थी। बाणभट्ट जिसने हर्षचरित की रचना की, हर्षचरित की रचना की, बाणभट्ट जिसने हर्षचरित की रचना की थी। और बाणभट्ट के अलावा और भी साहित्यकार उसके दरबार में थे जिसको उसने संरक्षण दिया था। अगर उन बाणभट्ट के अलावा जो साहित्यकार थे उसकी बात अगर हम करें तो उसमें एक साहित्यकार थे मयूर, एक थे दिवाकर, तो ये सब भी हर्षवर्धन के दरबारी साहित्यकार थे। इसके अलावा हर्षवर्धन खुद भी साहित्य प्रेमी था, तो उसने भी साहित्य की 3 पुस्तकों की रचना की थी उसने, जिसका नाम है नागानंद रत्नावली और प्रियदर्शिका। ये तीनों नाटक है। नागानंद, रत्नावली और प्रियदर्शिका तीनों ही नाटक है और तीनों की रचना हर्षवर्धन ने की थी। हालांकि इतिहासकारों का एक वर्ग है जो ये मानता है कि इस तीनों साहित्य की रचना हर्षवर्धन ने नहीं की थी, बल्कि धावक नामक एक कवि ने की थी। धावक नामक एक कवि ने की थी और उस कवि को पैसा दे करके, या उस कवि ने हर्षवर्धन से पैसा लेकर के ये नाटक उनको दे दिया और ये हर्षवर्धन के नाम हो गया। मतलब इतिहासकारों का एक वर्ग है जो बताता है कि इन तीनों नाटक की रचना हर्षवर्धन ने नहीं की थी, बल्कि इसकी रचना धावक नामक विद्वान ने की थी और हर्षवर्धन ने धावक को पैसा दे करके वो रचना अपने नाम करवा लिया था। तो इस तरह धावक, अगर आपसे ये प्रश्न पूछ लिया जाए कि निम्नलिखित में से अगर नागानंद रत्नावली प्रियदर्शिका की रचना के बारे में किस व्यक्ति का या किस विद्वान का नाम लिया जाता है और उसमें अगर हर्षवर्धन न हो और धावक हो, तो आप धावक को ही आंसर मारेंगे। वैसे इसकी ज्यादातर इतिहासकार ये मानते हैं कि इन तीनों की नाटक की रचना हर्षवर्धन ने ही किया था, लेकिन कुछ इतिहासकार हैं जिनका मानना है कि हर्षवर्धन ने पैसा दे करके, धावक को पैसा दे करके ये तीनों नाटक अपने नाम करवा लिया था। तो इस तरह हमने हर्षवर्धन को विस्तार से देखा। हमने पहले देखा, अगर हम शुरू से एक बार देखें तो गुप्त साम्राज्य के पतन के बाद कई छोटे छोटे राज्यों का उदय होता है। उसमें एक थानेश्वर का वर्धन वंश होता है जिसकी स्थापना पुष्यभूति नामक व्यक्ति करता है। चूंकि पुष्यभूति ही उसकी स्थापना करता है, इसलिए वर्धन वंश को पुष्यभूति वंश के नाम से जानते हैं। पुष्यभूति के बाद प्रभाकर वर्धन जो उसका पुत्र था वो गद्दी पर बैठता है। प्रभाकर वर्धन के 2 पुत्र होते हैं, राज्यवर्धन और हर्षवर्धन। एक पुत्र राज्यश्री। प्रभाकर वर्धन की मृत्यु के पश्चात उसका बड़ा पुत्र राजवर्धन गद्दी पर बैठता है और राजवर्धन के बाद हर्षवर्धन गद्दी पर बैठता है। हाँ, जो प्रभाकर वर्धन की पुत्री जो होती है राज्यश्री, उसका विवाह मौखरी वंश के शासक ग्रह वर्मा के साथ होता है, जिसकी हत्या मालवा के शासक देवगुप्त के द्वारा कर दी जाती है। हर्षवर्धन जब गद्दी पर बैठता है तो वो अपने बहन को जंगल से ढूंढ निकालता है, उसे मौखरी वंश की गद्दी पर बैठाता है और हर्षवर्धन कन्नौज को अपनी राजधानी बनाता है। हर्षवर्धन अपना नाम शिलादित्य रखता है, तो हर्षवर्धन को इतिहास में शिलादित्य के नाम से जाना जाता है। हर्षवर्धन गद्दी पर बैठने के बाद वल्लभी के शासक जो था ध्रुवसेन द्वितीय, उसको पराजित करता है, उसके राज्य को अपने राज्य का हिस्सा बना लेता है। हालांकि उसके साथ वैवाहिक संबंध भी स्थापित कर लेता है। उसी तरह आप देखेंगे कि वह गौड़ शासक शशांक को पराजित करता है, लेकिन कामरूप का शासक भास्कर वर्मा के साथ उसकी दोस्ती होती है और भास्कर वर्मा अपने दूत हंसबेग को हर्षवर्धन के साम्राज्य में भेजता है। इसके अलावा आप एक चीज और जानिए जो मैंने भूल गया कि 641 ईस्वी में हर्षवर्धन अपना एक दूत चीनी सम्राट के दरबार में भी भेजता है। और इस तरह हर्षवर्धन जिस एक शासक के हाथों पराजित होता है वो चालुक्य वंशी शासक पुलकेशिन द्वितीय होता है।
हर्षवर्धन प्रारंभ में शिव को मानने वाला होता है, बाद में वो फाहियान के संपर्क में आकर के बौद्ध धर्म के महायान शाखा का अनुयायी बन जाता है। महायान शाखा के सिद्धांत का प्रचार करने के लिए वो 2 धर्म सम्मेलन का आयोजन करता है, पहला कनौज में, दूसरा प्रयाग में। और इस हर्षवर्धन साहित्यकारों को भी अपने दरबार में संरक्षण प्रदान करता है, जिसमें सबसे प्रमुख बाणभट्ट था। इसके अलावा मयूर और दिवाकर भी थे, फाहियान भी को भी उसने संरक्षण प्रदान किया था। तो इस तरह से था, और 647 ईस्वी में आकर के सम्राट हर्षवर्धन की मृत्यु हो जाती है। 647 में सम्राट हर्षवर्धन की मृत्यु हो जाती है, और सम्राट हर्षवर्धन की मृत्यु के साथ ही वर्धन वंश या जो उसका साम्राज्य होता है वो धीरे धीरे बिखर जाता है। तो ये सम्राट हर्षवर्धन के विषय में विस्तार से रहा।